किंग कनूत सिंड्रोम एक सिंड्रोम है और ये एक ऐसा यकीन है लोगों का, कुछ लोगों का, इंडिविजुअल हों या एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, उनका यकीन इस बात पर होता है कि, और उनके सपोर्टर्स का भी, कि उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएंगी। और उसके लिए ना उनके पास कोई सबूत, ना कोई उनके पास कोई स्ट्रेटजी, ना कोई उनके पास पॉलिसी, और ना ही कोई अमली तौर पे किसी ना किसी तरह का एक्शन लेने की उनकी कैपेसिटी होती है। ये किंग कनूत जो सिंड्रोम है, ये मेरे जहन में इसलिए आया है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा पुरानी जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उससे कम पुरानी है, लेकिन पुरानी जमातें हैं दोनों। और इनकी जो स्ट्रेटजी है आजकल, उसको देख के लगता है कि दोनों सियासी जमातें, उनके सरबराह, उनकी लीडरशिप और उनके सपोर्टर्स वो किंग कनूत सिंड्रोम का शिकार हैं। और ऐसे कि ज़माना बदल गया। मुझे दो एग्जांपल याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक था वीसीआर की जो जनरेशन है उनको पता होगा कि वीसीआर एक बहुत अच्छी इन्वेंशन थी। लोग वीसीआर पे फिल्म देखते थे, ड्रामे देखते थे और एक तफरीह का बहुत बड़ा ज़रिया था। अब तो नेटफ्लिक्स है और बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन किसी ज़माने में सिर्फ वीसीआर था और वो बहुत कामयाब था। लेकिन वीसीआर फिर ख़त्म हो गया और ख़त्म होने में वीसीआर की अपनी कोई गलती नहीं है। वक्त बदल गया था, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। इसी तरह आप देखें, ब्लैकबेरी फ़ोन दुनिया का कामयाब तरीन फ़ोन था, सबसे सेफ था, सबसे मॉडर्न था, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर उनके पास होता था, उनका इक्विपमेंट सबसे अच्छा था। ब्लैकबेरी फ़ोन वॉज परफेक्ट, उससे बेहतर फ़ोन नहीं बना था और उनकी कोई गलती नहीं थी उनके ख़त्म होने में। लेकिन आज ब्लैकबेरी फ़ोन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता और ये चंद सालों में हुआ है। क्यों? इसलिए कि ब्लैकबेरी की गलती नहीं थी, फिर भी वक्त बदल गया, ज़माना आगे निकल गया, वीसीआर और ब्लैकबेरी पीछे रह गए, हालांकि उसमें कोई कमी, कोई कोताही नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो उनकी लीडरशिप है, वो ये बात नहीं कह सकते कि हमने तो गलती ही कोई नहीं की। हालांकि वक्त तो गुजर गया उनके लिए भी और नई प्रोडक्ट फील्ड में आ चुकी जो कि पीटीआई है। लेकिन पीटीआई क्यों कामयाब हो रही है सियासी तौर पे? इसलिए उसने इन रोड्स क्यों बनाई हैं एस्टेब्लिशमेंट में, जुडिशरी में, मीडिया में, अवाम में, हर तबके में? इसलिए कि वो नई प्रोडक्ट, नए सॉफ्टवेयर के साथ आई है। पुराना सॉफ्टवेयर, पुराना इक्विपमेंट, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कोई कोताही ना भी करते तो वक्त बदल गया था, लेकिन उन्होंने तो बहुत कोताहियाँ की। और सबसे बड़ी कोताही तो आज से 2 साल पहले जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए और फिर उसके बाद फौरी इंतखाबात में नहीं गए। तो ये एक बात, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसके बावजूद ये गलतियाँ मैंने बताई माजी की, इसके साथ साथ ये हो रहा है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान आपस में भी इख्तलाफात हैं। और इख्तलाफात की वजह ये है सबसे बड़ी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन साहब को गवर्नर सिंध लगाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे एग्री नहीं कर रही। और दूसरी बात यह है कि बजट में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पे ज़राई टैक्स पे। और तीसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी को जब वो लाहौर दौरे पे गए तो उन्हें रिसीव नहीं किया। इस वजह से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कहा कि नून लीग को हुकूमत करनी नहीं आती, हुकूमत बनाना और गिराना हम जानते हैं। और लेकिन अब बात यह है कि वक्त ख़त्म हो रहा है और हमारी बात ख़त्म नहीं हुई। देखना यह है कि 2017 में भी धरना था, आज भी धरना है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तब भी मुश्किल में थी, आज भी मुश्किल है। क्या वो हुकूमत में रह के ही इन मुश्किलात से छुटकारा पाना चाहते हैं, या कल जो मीटिंग उनकी मरी में हो रही है उसमें वो किसी नई स्ट्रेटजी के साथ आते हैं? देखते हैं इस पे क्या बनता है। पिछले प्रोग्राम के हिस्से में आपने देखा कि सियासी मामलात पर कितनी गर्मा गर्मी है, और हमने आपको शुरू में बताया भी कि पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, कहीं से भी कोई खुशी की या सुकून की खबर भी नहीं आ रही। और इसी तरह लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी बहुत मुश्किल हो चुकी है। महंगाई बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पे एक तो ज़ाहिर है इंटरनेशनली महंगाई बढ़ी है, और दूसरा ये कि IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है, वो हमें ये बताया जाता था कि IMF के साथ मुआहिदा होगा तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसके होने के बाद ही हमारे यहाँ बेहतरी आएगी। लेकिन इतनी सख्त शराइत पे, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं
और बहुत सारे लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि IMF के साथ IMF की जो प्रिस्क्रिप्शन है, दवाई जो वो देते हैं किसी बीमार को उसके इलाज के लिए, वो ज़रूरी नहीं है वो उसको शफा भी दे। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। और पाकिस्तान 25वीं दफ़ा IMF के साथ पाकिस्तान ने मुआहिदा किया है। पाकिस्तान का IMF के साथ ये 25वां मुआहिदा है, और उसमें इशू ये है कि हर दफ़ा ये कहा जाता है कि ये आखिरी होगा, ये आखिरी होगा, लेकिन वो आखिरी आ नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पर जो बैरूनी कर्ज़ों का दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। एक बात ये कही जाती है कि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज़ों में सबसे ज़्यादा दबाव चीन के कर्ज़ों का है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। हक़ाइक़ के मुताबिक पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा बैरूनी कर्ज़े जो हैं वो वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, और पेरिस क्लब के। ये तमाम कर्ज़े मिल के पाकिस्तान पे, और इसके अलावा पाकिस्तान पे जो बॉन्ड्स जारी किए हैं पाकिस्तान ने, उसका भी दबाव। तो ये 70% कर्ज़ा जो पाकिस्तान पे बैरूनी कर्ज़ा है, उसमें से 70% इस पे है, और बाकी तकरीबन 30% के करीब जो है वो चाइना का जो पाकिस्तान पे कर्ज़ा है वो है। लेकिन ये बर्डन एक दफ़ा पाकिस्तान को मौका अल्लाह ने दिया था 2000 में, जिस वक्त 9/11 हुआ और पाकिस्तान दोबारा अमेरिका के साथ इत्तेहादी बन गया एक नई अफ़गान जंग में। उस वक्त पाकिस्तान को मौका मिला था। पाकिस्तान का कर्ज़ा पूरी दुनिया ने रीशेड्यूल किया, जिससे रिलीफ मिला, लेकिन उसको ज़ाया कर दिया गया मौके को। क्या अब फिर वो मौका नहीं है कि दोबारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में इन सब के साथ जाए और ये कहे कि जब तक ये रिलीफ नहीं मिलता उस वक्त तक हम इस मुश्किल में से नहीं निकल सकते। मिफ्ता इस्माइल साहब, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने अभी बताया है, उम्मीद है आपने सुना होगा। कि आपके ख़्याल में ये IMF का जो आखिरी मुआहिदा है 25वां हमारे साथ, ये तमाम मसाइल को हल कर देगा? नहीं अफसार भाई, बिल्कुल हल नहीं करेगा। ये एक कोशिश है। देखें IMF की हमारी डिमांड होती है। हम अक्सर बात करते हैं कि IMF की हमारे ऊपर बहुत डिमांड है, लेकिन हम बहुत सारी और डिमांड्स की बात नहीं करते। मिसाल के तौर पर जो रियासत के एम्प्लॉइज़ होते हैं, ब्यूरोक्रेसी और आर्मी शामिल है, उसकी भी डिमांड हमारे ऊपर होती है। हमारे जो सूबे हैं उनकी भी डिमांड होती है। हमारे जो सियासतदान हैं, MNA, MPAs, MNAs और जो हुकूमत वक्त है, उसकी भी डिमांड होती है। तो उन सब की डिमांड जो है वो भी पूरी करनी होती है। हम IMF को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हमको आवाम के ऊपर तो ये सारी चीज़ों का बोझ गिरता है। तो अगर आप डेट भी ख़त्म करवा देंगे तो उससे मसला हल नहीं होगा। जैसे आपने ख़ुद ही बताया कि सन 2000 में भी जो कुछ लोन फॉरगिवनेस हुए, कुछ रीस्केजुलिंग हुई, लेकिन उससे मसला नहीं हुआ। यहाँ पे हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल मसाइल खड़े कर रखे हैं। तो एक तो ये कि डेट अगर कम भी होगी तो 20-30% कम होगी, और उसके जो 2-3 साल का वक्फा लगेगा उसमें कितनी GDP को नुकसान होगा वो अलग बात है। लेकिन ये अगर कम भी होती है तो इससे अगर हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के नहीं, मैंने एग्जांपल दिया 2000 की, मैंने 2000 की एग्जांपल दी है कि 2001 में ये हुआ था और उससे रिलीफ मिला। मुआशी हालात उस वक्त थोड़े बेहतर थे। तो हम एक IMF का लोन लेते हैं और फिर कर्जे का बोझ इतना ज़्यादा है, हर साल इतना ज़्यादा कर्जा देना है कि आप समझते हैं कि ये हम मैनेज कर पाएंगे अगले कुछ सालों में? सर देखें, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर ये चीज़ें दुनिया ये कहती है कि कर्ज़ लेते वक्त भी तो सोच लेते ना। अभी आपके वज़ीर आज़म गए थे चाइना, तो अब उन्होंने 7 बिलियन का एक और कर्ज़ लेने की बात करी ट्रेन की, और 2 बिलियन का रोड रायकोट से थाकोट बनाने की। मुझे नहीं लगता, और वो मेरे ख्याल से रोड तो शायद अप्रूव भी हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त $9 बिलियन का आपको और लोन लेना चाहिए। लेकिन जब आप जिस प्रोजेक्ट में $1 की इनकम नहीं आ रही, तो जब आप $9 बिलियन के और लोन करने की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आप किस मुंह से दुनिया से कहेंगे कि हमारे पिछले जो कर्जा जात हैं उसमें कमी कर दो। और ये हमने श्रीलंका में देखा है कि जब वो डिफ़ॉल्ट हुए तो अब जाके श्रीलंका की बात हुई है, वो भी चाइना से बात नहीं हुई, दीगर ममालिक से। और उस पहले साल श्रीलंका की वो 8% गिर गई है। मिस्टर साहब, लेकिन बात ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि मज़ीद कर्ज लेना मुनासिब नहीं है इस वक्त, लेकिन बचत कितनी करें, कटौती कितनी कर लें? मतलब हमारा गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? हम कितने अपने बाल छोटे करवाते जा रहे हैं? हमारे पास आमदन है क्या और ख़र्चा है क्या जिसमें से हम काटे जा रहे हैं? मसलन अभी जो बिजली के बिलों में उन्होंने कंसेशन दी है 50 अरब रुपए की, वो 50 अरब रुपए उधर तरक्याती फ़ंड में से काट लिया गया है। तो मतलब तरक्याती फ़ंड ही नहीं है हमारे पास। तनख्वाहें देने के बाद, पेंशनें देने के बाद, खसारे में चलने वाले, उसके बाद कितना काटते जाएं। IMF को ये सब नज़र नहीं आ रहा। कोई रैशनल भी तो होता है। बिजली के बिल देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, टैक्स रेट देख लें,
तनख्वाहदार तबके का। मतलब आप ये आपको ये साइड क्यों नहीं नजर आ रही? हूँ कि आपने पिछले साल 700 अरब रुपया खर्च किया था, जिसको आप तामीराती प्रोग्राम कहते हैं, PSDP। इस साल आपने पहले 1400 रखा, फिर 1150 रखा और अब 1100 अरब रुपए कर लिए। ठीक है, आपको किसने कहा है कि आप इसको इस वक्त जो इतने बुरी माशी हालात हैं इसमें 400 अरब रुपया बढ़ाएं? आप भी जानते हैं सर कि 500 से 600 अरब रुपया MPAs और MNAs को आपने प्रोजेक्ट्स पे लगाने के लिए दिए। क्या इस वक्त कौम इस चीज़ की मुतम्मिल है कि हम 600 अरब रुपया 500 नहीं, ये थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन करना को चाहूँगा। दे दें? मैं आप माजरत के साथ इसमें थोड़ी करेक्शन करना चाहूँगा। वो MNAs सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ स्कीम्स बनी चाहिए, उनकी पॉकेट में नहीं जाते, वो हुकूमती इदारों के ज़रिए उन प्रोजेक्ट्स पे लगते हैं और वो लोगों की ज़रूरत है प्रोजेक्ट, और फिर उससे इकनॉमिक एक्टिविटी भी तो जनरेट होती है ना, वो भी तो ज़रूरी है ना मिफ्ताह साहब। सर अफसार भाई, मैं ऐसी गुजारिश कर लूँ आपसे कि पिछली 3000 स्कूलें जो बनी है ना बलूचिस्तान में, उसमें से 2700 स्कूलें गोश्त स्कूलें खाली पड़ी हुई हैं। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि ये जब रोड रास्ते बनते हैं बार-बार, सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए, ठीक है, बार-बार कनाल की लाइनिंगें होती हैं। एक तखमीना है डॉक्टर हफीज़ पाशा का, और जो कि बहुत हक में होते हैं इन चीज़ों के, कि 50% पैसा जो है वो नहीं लगता है, 50% पैसा लगता है, 50% जेब में जाता है। ये आप भी जानते हैं सर कि 1/3 से आधे पैसे जो हैं वो करप्शन की तरफ जाते हैं। ये इस वक्त करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप ये ठीक है, हम 10 साल से, हमारा नेपरा ये कहता है कि 11% T&D लॉसेज होने चाहिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हम 10 साल से 12 साल से 18% से उसको नीचे नहीं ला के दे सके। 19 से 18%। मेरा पॉइंट ये है कि अगर करप्शन है, MNA को ना दें, MNAs को ना दें, लेकिन तरक्याती फंड तो बढ़ना चाहिए ना। हमारे हालात क्या हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, करप्शन नहीं होनी चाहिए, एग्रीड। MNAs को ना दें, एग्रीड, लेकिन तरक्याती फंड तो बढ़ना चाहिए ना। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। इस वक्त जब आप दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जब आप नौकरी पेशा के ऊपर के 38% टैक्स लगा रहे हैं, जब आप डॉक्टरों के, अकाउंटेंट्स और लॉयर्स के ऊपर 39.5% टैक्स लगा रहे हैं, उस वक्त आपको ये खर्चा नहीं करना चाहिए जब आपको पता है कि आधा करप्शन में जा रहा है। इस वक्त आपको 24% हुकूमत का खर्चा बढ़ाने की, जारी अखराजात का खर्चा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चले, आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ, लेकिन बाकी तो आप खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 15% इन्फ्लेशन है, आपने 24% कैसे खर्चा बढ़ा दिया? आपने NFC को क्यों नहीं देखा? आपने सूबों को क्यों नहीं कहा कि यार थोड़ा थोड़ा ADB कम करके हमारी वफाक में पैसे दे दो, ताकि हम कोई तनख्वाहदार तबका का टैक्स नहीं लगाना पड़े? आपने बिजली के अंदर क्या 1% कम किया है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस? क्या आपने 1% रिकवरी कम की है? ये केयरटेकर आई थी तो 75 अरब रुपया आपने रिकवरी की थी, उसके बाद वो बात खत्म हो गई। आप 200 अरब रुपया अगर रिकवरी कर लें या 400 अरब रुपया साल का रिकवर कर लें तो 4 रुपये से आपका यूनिट की प्राइस कम हो जाएगी। तो हम जाके ये कहते हैं कि नहीं, सारा कसूर IMF का है। हम ये नहीं देखते कि सूबे क्या पैसे लेके जा रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि हम जारी अखराजात में क्या बढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि यहाँ हमने करप्शन की बाजार जो गर्म करी है वो करी हुई है, हम ये नहीं देखते कि हमारी इनएफिशिएंसीज हम लोगों के ऊपर पास कर रहे हैं, कि हम बिजली की चोरी भी नहीं रोक सकते, बिजली के ट्रांसमिशन लॉसेस भी नहीं रोक सकते, हम बिल भी कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा हम पैसे नहीं देंगे तुम्हारे। ये क्या बात हुई? दुनिया इस तरह नहीं चलती सर। दुनिया आपसे बोलेगी कि पहले अपना घर तो ठीक करो। आपने अपने घर ठीक करने के लिए क्या काम किया है?